वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी क्लास है स्टैटिक जीके की, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए परीक्षा में क्वेश्चन है और साथ में आने वाले आगे के एग्जामों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास करते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके का पहला दिखा रहा है, भारत किस दिशा में भूटान के साथ। देखिए भारत किस दिशा में भूटान के साथ साझा करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, भूटान, और किस दिशा में है ये दोस्तों। तो आप बोलोगे कि सर ये तो उत्तर में है, तो क्या हो जाएगा उत्तर। देखो ये हो जाएगा हमारा ऊपर का उत्तर वाला, ये हो जाएगा हमारा पूर्व वाले हिस्सा, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण वाला, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम वाला। तो अब आपको यहां से एक चीज और देखनी दोस्तों, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। अब पड़ोसी देश और देख लो दोस्तों। तो देखिए जैसे पहले पर आ गया पाकिस्तान, दूसरे पर यहां पर आ जाता अफगानिस्तान, तीसरे पे आ जाता चाइना, चौथे पे आ जाता हमारा नेपाल, पांचवें पे आ जाता हमारा भूटान, छठे पे आ जाता हमारा म्यांमार, और सातवें पे आ जाता हमारा बांग्लादेश, और आठवें पर आ जाता हमारा श्रीलंका, और एक यहाँ पर आता म्यांमार, सॉरी म्यांमार नहीं, मालदीव। म्यांमार तो हमारा यहाँ पर है पूर्व में, यहाँ पर हमारा म्यांमार, और यहाँ पर आ जाता हमारा मालदीव। तो वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों 8। तो भारत के कितने पड़ोसी देश है, 8 है। मैंने सारे के सारे बता दिया आपको कौन सा कहां पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो आपको यह बताना दोस्तों किस वर्ष ये जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 2003 में इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब देखिए राजभाषाओं से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्या क्या। राजभाषा का वर्णन पूछा जाता है कि कौन सी भाग में। तो आप बताओगे दोस्तों भाग 17, अनुसूची 8वें अनुच्छेद। बहुत कम पूछता है, फिर भी आपको याद रखना किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है। 343 से लेकर 351। आपको भाग और अनुसूची याद रखनी है। भाग 17 है और अनुसूची कौन सी है, 8वीं है। आगे देखिए, प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 14 सितंबर को प्रत्येक को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अब कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। अगला देखिए, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। याद रखना 15वीं भाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती, क्योंकि 14 तो हमारे संविधान में थी। और पूछा जाता है कि 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी। और ये जोड़ी गई थी दोस्तों 1, 3 और 4 के रूप में। पहले 1 जोड़ी गई थी, फिर 3 जोड़ी गई थी, और फिर 4 जोड़ी गई थी। ये सारी की सारी देखिए मैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंटों में नोट डाउन कर रखा। तो देखिए 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगली जो 3 भाषाएं थी ये कब जोड़ी गई थी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। आगे देखिए 21 और 71 इनको जोड़ते हैं तो 92 बनते हैं। और ये अगली जो 4 भाषाएं ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये कब जोड़ी गई थी, 2003 में जोड़ी गई थी। आगे देखिए, भारत में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इनकी जो राजकीय भाषा वो क्या अंग्रेजी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एसएससी ने पूछ भी लिया कि बताइए कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा का उपयोग होता। तो आपको याद रखना वो होता अंग्रेजी भाषा का। मात्र अंग्रेजी भाषा में सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है, सुनवाई होती है। और हम किसी अन्य भाषा को भी मानते, पर सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, अंग्रेजी भाषा का ही चलन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब भारत से जब बर्मा अलग हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों, याद रखना 1937 में अलग हुआ था। एक तो ये आपको याद रखना 1937। उस समय कौन था, तो उस समय था दोस्तों ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड लिनलिथगो थे। उस समय कौन थे, भारत के वायसराय, जब 1937 में ये बर्मा भारत से अलग हुआ तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी। तो एक्सरे की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, WUC रोंटगेन के द्वारा। तो इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी उनकी आपको याद रखना, ईट पर नाच। ई से तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, टी से बन जाएगा थॉमसन, पैसे
प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चेडविक। जो देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चेडविक ने की थी। यह आपको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम आर्य समाज की इकाई आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? जो आर्य समाज की जो इकाई है, यानी आर्य जो समाज है, उसकी जो प्रथम जो सभा हुई थी वो कहां पर उसकी स्थापना हुई थी, या जहां पर प्रथम सभा कहां हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों बम्बई में। तो बम्बई हमारा बी ऑप्शन में। और इंपॉर्टेंट देखते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। अगला पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता हमारा, इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो याद रखना 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और कहां हुई थी? बम्बई में हुई थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज दो वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में विभाजित हो गया था? दो वर्गों में। अगला देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? एशियाई शेर बताने आपको कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 1950 को बताना दोस्तों कौन थे? तो 1924 जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। अगला देखिए, अगला निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो किस सम्राट ने करवाया था? तो वो करवाया था दोस्तों अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया था? तो विश्व में सबसे पहला तेल का कुआं था वो कहां खोदा गया था, या कहां पर उसको तेल के अवशेष मिले थे, ये भी बोल सकते हैं, या तेल का जो कुआं खोदा गया था तो वो खोदा गया था दोस्तों ऑप्शन सी यूएसए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां हुई थी? तो ये बताना दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक कब और कहां हुई थी? तो ये आपको पता है कि 1885 में बॉम्बे में। और ये भी कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। आपको याद रखना दोस्तों, कांग्रेस की जो पहली बैठक थी वो कहां हुई थी? बॉम्बे के अंदर हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, ये आपको देखने हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है कांग्रेस की स्थापना याद रखनी है 28 दिसंबर 1985 को। इसके जो पहले सचिव थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो सिविल सर्वेंट भी थे ये। अगला इसका बनता है इंपॉर्टेंट, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन बन गए थे? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछा जाता तो बदरुद्दीन तैयबजी, जो 1987 के अंदर। तो देखो ये तो थे 1985 में, सॉरी 1885 में। 1886 में बने थे दादा भाई नौरोजी। अब अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता हमारा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये थे जॉर्ज जूले 1888 में। इससे अगला बनता हमारा प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन थी दोस्तों? तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बन गई थी? सरोजनी नायडू। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष आपको याद रखना, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बन जाएगी? सरोजनी नायडू। अगला पॉइंट है प्रथम कार्य अध्यक्ष। तो ये कौन थे? हकीम अजमल खान। और सबसे युवा अध्यक्ष भी परीक्षा में पूछा जाता तो ये हो जाएंगे मौलाना अब्दुल आजाद कलाम। तो ये आपको याद रखना दोस्तों। ये थे अध्यक्षों से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, ये सभी के सभी आपको कॉपी में नोट डाउन करने और ये सभी के सभी आपको याद भी रखने हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? दूसरी लड़ाई बतानी है दोस्तों। और ये 3 लड़ाइयां हुई थी, कब कब हुई थी? 1526 में, 1556 और 1761। ये 3 लड़ाइयां हुई थी। ये तीनों की तीनों आपको याद रखने, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ये पानीपत की लड़ाइयों से। तो ये जो दूसरी लड़ाई हुई थी किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। आपको याद रखना किस किस के बीच हुई थी दोस्तों? अकबर और हेमू के बीच। जो पहली लड़ाई हुई थी ये किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और यहीं पर दिल्ली सल्तनत काल का जो क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, जो कब हुआ था? 1500
1926 में। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था कौन था, वो इब्राहिम लोदी था दोस्तों, आपको याद रखना है, इब्राहिम लोदी। और तीसरा हुआ था 1761 के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है, हमें लिंग अनुपात बताना दोस्तों क्या है। और जो लिंग अनुपात है भारतीय जनगणना का, ये आपको बताना है। और भारत की ये भी याद रखना आपकी, जो भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद शुरू होती है। अब देखिए इसका जो लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या, यह आपको याद रखना है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अब देखिए 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो ये हमारे ऑप्शन में देखना, किस ऑप्शन में, प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसी के साथ हमारा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किस पूर्वी, जैसे ये हमारा देखो दोस्तों यहां पर ये हमारा भारत का मैप है, तो आपको यहां पर बताना दोस्तों कि जो पूर्वी हिस्सा, जो इस साइड का जो हिस्सा है, कौन से पोर्ट को भारत का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो कौन से को कहा जाता है, यहां पर कोलकाता पोर्ट है दोस्तों, कोलकाता पोर्ट को क्या कहा जाता है, भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A किस में आता, मौलिक अधिकार के अंदर आता है दोस्तों, जो भारत के संविधान के किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपको याद रखना, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक मुफ्त शिक्षा दिलाना अनिवार्य कर दिया था। और ये शुरू कब हुआ था दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, 2010 के अंदर ये शुरू कर दिया गया था, 2010 में से लागू हो गया था। और हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, ये 2002 के अंदर दोस्तों, ये 2002 के अंदर जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, सैडल पिक चोटी कहां स्थित है, सैडल चोटी बतानी दोस्तों कहां पर है, तो ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंदर। और इसकी हाइट पूछ ले कि इसकी हाइट कितनी है, तो आपको याद रखना 732 मीटर, इसकी कितनी हाइट है दोस्तों, 732 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की कितनी अनुदैर्घ्य समांतर श्रेणियां, तो हिमालय की जो कितनी है, तो दोस्तों ये 3 है, कितनी श्रेणियां हैं, 3 है, महान हिमालय, और दूसरा क्या जाएगा हिमाद्री, और तीसरा क्या जाएगा दोस्तों शिवालिकी। ये 3 है हिमालय की समांतर श्रेणियां, जो हमारे ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, जो चंपारण सत्याग्रह बताना दोस्तों, ये कहां पर हुआ था, 1917 के अंदर हुआ था। और ये कहां पर है दोस्तों, तो बिहार के अंदर है, तो बिहार ऑप्शन ए में है। अगला देखिए, स्मारक और उससे संबंधित राज्य के सही संयोजन की पहचान करनी, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इनमें बताना कौन सा स्मारक सही है। तो देखिए, गोल गुंबद महाराष्ट्र गलत है दोस्तों, गोल गुंबद कहां पर है, कर्नाटक में है और बीजापुर में, आपको याद रखना दोस्तों गोल गुंबद कहां पर है, बीजापुर में। आगे छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश, ये सही है दोस्तों। आगे देखो, चिन्नी का रोजा केरल, चिन्नी का रोजा कहां पर है दोस्तों, आगरा में है, ये भी गलत। अगला आ जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, ये बिहार, ये भी गलती है, कहां पर है दोस्तों, उड़ीसा में, आपको याद रखना दोस्तों। कोणार्क मंदिर को और भी बोलते हैं, प्लेक बगोड़ा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। और चिन्नी का रोजा कहां पर है, आगरा में, छोटा इमामबाड़ा सही है दोस्तों। गोल गुंबद कहां पर है, बीजापुर में। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर झंडा कौन फहराता है, स्वतंत्रता दिवस पे। अब देखो दोस्तों, ये यहां पर आपको कंफ्यूज होने के लिए क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस आती है दोस्तों 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस आती है दोस्तों 26 जनवरी को। इन दोनों दिन अलग अलग व्यक्ति जो हमारा लाल किला उस पर झंडा फहराते हैं। तो देखिए, 15 अगस्त पर तो कौन फहराता है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर। 15 अगस्त को क्या था दोस्तों, स्वतंत्र दिवस, और 26 जनवरी को क्या था दोस्तों, गणतंत्र दिवस।
तो अब देखो 15 अगस्त को कौन फहराएगा, पीएम फहराता है, और 26 जनवरी को कौन फहराता है दोस्तों, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आप कैसे याद रखोगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो 1950 और ये 1947। 1947 में कौन बना था, प्राइम मिनिस्टर। 1950 में कौन बना था, राष्ट्रपति का पद। तो आपको याद रखना, पहले देश आजाद हुआ था और पहले कौन बना था, प्राइम मिनिस्टर। तो 15 अगस्त को कौन फहराएगा, प्राइम मिनिस्टर। और बाद में 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं, और उसी पर कौन बना था, राष्ट्रपति पद का सिलेक्शन हो चुका था दोस्तों। राष्ट्रपति हमारे प्रथम चुने जा चुके थे, और उसी दिन हमारे राष्ट्रपति प्रत्येक गणतंत्र दिवस को झंडा फहराते हैं। तो याद रखना, 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराएगा, 15 अगस्त को कौन फहराएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन बनता हमारा, साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसने की थी, ये बताना। अल हिलाल जो समाचार पत्र उर्दू में, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी की थी दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, जो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथियों का विभाजन हो गया था, ये बताना दोस्तों। ये हुआ था 1907 के अंदर। 1907 में ये अलग हो गए थे और 1916 के अंदर ये वापिस मिल गए थे। तो आपको बताना 1907 के अंदर कौन सा था, तो वो था दोस्तों सूरत अधिवेशन। 1907 में ये अलग हुए थे, गर्मपंथी और नरमपंथी के जो नेता थे ये अलग अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनता हमारा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कौन सा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो सबसे पहला बताना दोस्तों, जो यहां पर दिए मैं सारे के सारे बताता हूं। देखिए, सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के अंदर था। अहमदाबाद मिल मजदूर वाला है दोस्तों, ये कहां पर था, तो ये था दोस्तों गुजरात के अंदर। नमक सत्याग्रह ये भी गुजरात के अंदर से शुरू हुआ था, दांडी से। जो खेड़ा नृत्य है ये भी दोस्तों गुजरात के अंदर था। अब देखिए, चंपारण था ये 1917 के अंदर था दोस्तों। ये जो अहमदाबाद जो सत्याग्रह, जो अहमदाबाद सत्याग्रह था, ये कब था, 1918 के अंदर। और जो नमक सत्याग्रह था ये 12 मार्च 1930 को था दोस्तों। 12 मार्च 1930 से ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था 12 मार्च से। और जो खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 के अंदर है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी सबसे पहला कौन सा इसका सत्याग्रह हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी आज की हमारी लास्ट स्लाइड। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप सभी से यही उम्मीद है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।